Yes, in this session we have to do Hindu scriptures. आज का टॉपिक आपका रहेगा हिंदू स्क्रिप्चर्स। ठीक है, हिंदू स्क्रिप्चर्स की हम बात करेंगे। हमें सबसे पहले ये देखना है, अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करें, आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। अब नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। इसको गैदर करने के, इसको पाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कैसे ये ज्ञान मिल सकते हैं, क्या मेथड हो सकते हैं इसके। सो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले किस फॉर्म में हो जाए, कोई बात समझानी है और कोई नई चीज आपने देखी जो बहुत ही अच्छी थी, अमेजिंग एक्सपीरियंस आपके पास उसका है। ठीक है, आपने देखा कि कोई ऐसी बात जिसका आपके पास अमेजिंग एक्सपीरियंस है, आप उसे शेयर करना चाहें। ठीक है, सो बेस्ट वे क्या रहेगा, बेस्ट वे टू शेयर, आपने ये अपनी बात जनरल भी रखनी है। सो बेस्ट वे शेयर करने का क्या होता है, ये आपका फर्स्ट मेथड होगा। यहाँ हम देखेंगे पोइट्री। ठीक है, एक बेस्ट वे क्या रहेगा, पोइट्री। आप अपनी बात एक पोइट की तरह रखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगी। वर्ड्स वही है, मीनिंग वही है, बस उसको आपने एक ऑर्डर में रख दिया तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगा और शायद वो आपको वो चीज सिखा जाए जो आप सीखने में टाइम लगाते। सो पहला वे क्या हो गया, पोइट्री। दूसरा वे हम समझे, पोइट्री में अब इनिशियली अच्छी लगी, लेकिन पोइट्री अगर बहुत बड़ी हो जाए तो समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल, इंटरप्ट करना, उसका रियल मीनिंग देखना। सो आप थोड़ा सा इजी वे देखेंगे। सो सेकंड वे हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या हो इसकी, रीजन क्या हो इसका। ठीक है, हमें टू द पॉइंट पता चल जाए। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन भी बहुत बड़ी होगी, अगर एक्सप्लेनेशन ही बहुत बड़ी होगी तो भी हम देखेंगे वहां भी दिक्कत रहेगी। ठीक है, कि आप कहोगे ये कितना इसमें हम याद करें, ये एक्सप्लेनेशन भी तो इतना बड़ा है। एक और मेथड हम देखते हैं, आपको बता दिया फिलोसफिकल वे से। ठीक है, फिलोसफिकल वे से बताया, या आपने इसे सिंपली ऐसे समझ लिया फिलोसफिकली, तो आपको बताया इसे और आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए हम कह रहे हैं कि एक गुरु होंगे और एक डिसिपल, ये सामने बैठ के इन्होंने, ठीक है, नॉलेज अपने डाउट डिसिपल ने क्लियर कर लिए अपने गुरु से। सो एक वे ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे इसके बाद प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली जो लोग उस फील्ड में हैं वो आपको बताएं उसी चीज के बारे में। सो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए प्रैक्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं उसके समराइज फॉर्म। ठीक है, समरी में उसी नॉलेज को हम रख दें सो थोड़ा और इजी हो जाए। और लास्ट में वन लास्ट सोर्स। ठीक है, ऑल समरी टेकन इनटू अकाउंट। सो ये वे हो जाएंगे उस नॉलेज तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहला वे क्या था कि लोग सुने, एटलीस्ट इंटरेस्टेड तो हों। तो हमने एक वे देखा। ठीक है, एक वे और देख लेते हैं इसके साथ। फिर हम नेक्स्ट एक वे हमें और समझना है, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, स्टोरी टेलिंग, हम स्टोरी टेलिंग का वे भी देख सकते हैं। ये हर तरह की नॉलेज पे अप्लाई होगा। सो हमें एंशियंट टाइम में नॉलेज मिली कैसे, ये मैं उसके वे आपको बता रहा हूँ। सो एक एक पर्सन के पास नॉलेज का हम कह रहे हैं कि उनके पास पूरा स्टॉक, उन्होंने सब गैदर किया, वो सब समझ गए, वो शेयर करना चाहते हैं। नॉलेज शेयरिंग आज के टाइम जैसा सोशल मीडिया तब नहीं है। ठीक है, कोई गूगल नहीं है, कंटेंट अपलोड कर दें। तो नॉलेज शेयरिंग कैसे करें कि लोग उनकी बात सुने, अट्रैक्टेड हो। तो एक तरीका क्या हो गया, पोइट्री। ठीक है, कि पोइट्री में वो रख देंगे तो शायद वही चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। दूसरा, एक्सप्लेन कर दे रीजन, कि उसी नॉलेज को स्टेंजा में रख दिया। ठीक है, पैराग्राफ में रख दिया इन्होंने, उसी नॉलेज को सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन बता दिए, उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया उसी नॉलेज का। तीसरे में फिलोसफिकली इसको बताया। ठीक है, गुरु डिसिपल,
अब यहाँ पे क्वेश्चन होंगे इनके, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी ये रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी हम यहाँ देख रहे हैं, और फिलोसफिकली वाला पॉइंट भी है। नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली जो फील्ड से रिलेटेड होंगे, ठीक है, उन्होंने बता दिया ये प्रैक्टिकली होता कैसे है, तो हम समझ गए। नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग, अब स्टोरी टेलिंग आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ये आपको अट्रैक्ट करती है स्टोरी, ठीक है, और स्टोरी का एक मोरल भी होता है, हम ये भी देख रहे हैं। सो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा उस नॉलेज को। और फिर हम देख रहे हैं समराइज फॉर्म, समरी लेके आगे। समराइज फॉर्म में हमने देखा कि ओवरऑल इन्होंने जो नॉलेज मिली थी उसको एक शॉर्ट वे में कर दिया, ठीक है, समरी उसकी बना दी समराइज फॉर्म, और एक लास्ट और सारी समरी एक साथ ले लें, ठीक है। तो ये पॉइंट रहे। अब जो आपने इसमें समझा है इन सबको हम एक साथ रख देंगे, और इनके लिए टॉपिक आपका चल रहा है हिंदू स्क्रिप्चर। तो कौन से हिंदू स्क्रिप्चर होने चाहिए? सबसे पहली बुक बनी थी, हम बात कर रहे हैं वेदास, ठीक है, वेदास सबसे पहले बुक बनी थी, वेदास की हम बात कर रहे हैं। वो बनने वाला बुक वाला भी पॉइंट अलग, मतलब पहले तो वो श्रुति में आएगा, अभी हम उसे पढ़ेंगे। एक पर्सन दूसरे पर्सन को याद करवा के और ट्रांसफर कर रहा है उस नॉलेज को, जो कि सबसे अच्छा वे भी था। देखो अगर कोई चीज आपने नोट डाउन करी, कहीं पे लिखी, ठीक है, आज का हम एग्जाम्पल लें, मान लो आपने उस चीज को लिख लिया, किसी नोटबुक में लिख लिया, नोटबुक गुम होगी, खराब होगी, ठीक है, अगर कोई वाटरप्रूफ इंक नहीं थी और पानी में भीग के लिखा हुआ सब खत्म हो गया, तो आपकी नॉलेज भी गई। तो पहला मेथड हो गया डिस्ट्रॉय। सेकंड आप कहोगे आज के टाइम में तो हम सेव कर सकते हैं, फोन में सेव कर लेते हैं इधर, और फोन अगर हैंग हो गया या फिर फोन खराब हो गया, आप उस नॉलेज को नहीं निकाल पाए, वो कहीं क्लाउड पे सेव नहीं हुई, तो फिर हम देख रहे हैं गड़बड़, ठीक है। इसके अलावा कोई सोचे कि नहीं उसको प्रिंट निकाल के कहीं पे रख ले, फिर वो भी गुम हो जाए। सबसे अच्छा तरीका क्या है, उस नॉलेज को आप याद कर लो। वो नॉलेज तब तक रहेगी जब तक वो पर्सन रहेगा, बस वो उसे टाइमली रिवाइज करता रहे। वो उसकी लाइब्रेरी तोड़ सकते हैं, हम देख रहे हैं हमारी एंशियंट नॉलेज को भी खत्म करने की कितनी कोशिश हुई, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने पूरी नालंदा लाइब्रेरी को जला दिया था, बुक्स को जला दिया। अगर कोई एक रिलीजन सिर्फ बुक्स पे डिपेंड हो और अपनी नॉलेज को वो याद ना करे, तो उसका हाल सेम वैसे हो सकता है जैसे जोरेस्टेरियन रिलीजन का ईरान में हुआ, पर्शियन रिलीजन का। क्योंकि जब अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, वो ग्रेट कैसे थे वो आप देख ही रहे हैं। तो अलेक्जेंडर जब वहां आते हैं और जीत जाते हैं पर्शिया को, तो एक रात वो ड्रिंक करने के बाद कहते हैं कि सारी बुक्स जला दो, इनके सारे मंदिर तोड़ दो। उनके सब मंदिर तोड़ देते हैं, उनके सब बुक्स जला देते हैं, और उसके साथ उनका वो अल्टीमेट सोर्स भी जल जाता है। सो इस पॉइंट को हम समझ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे अच्छा भी है कि याद कर लिया जाए, एक पर्सन दूसरे को सिखा दे, दूसरा तीसरे को, थर्ड फोर्थ को, तो वो हमेशा रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक वो पर्सन रहेगा और नॉलेज रहेगी। सो ये कौन सा मेथड है, इसको कह रहे हैं वेदास, ठीक है। अब इनको डिटेल में समझेंगे, ये पहला एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मैंने इसको समझा, लेकिन वेदास पोइट्री फॉर्म में था। अब किसी ने गॉड को एक्सपीरियंस किया या गॉड को समझा, तो उसके पास एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, वो सीधे शब्दों में कह दे हाँ मैंने गॉड को देख लिया। फिर आप कहोगे फिर क्या करें, क्या है फिर मीनिंग, क्या है इसका, बोलो। और उसने कोई बहुत बढ़िया वे से उसे एक्सप्लेन किया पोइटिक फॉर्म से, कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिससे पूरा वर्ल्ड चेंज हो सकता है, और उसने उसे पोइट में वो ये कन्वर्ट कर दिया पोइट्री में, और कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया। सो फिर उससे हमें वो इंटरेस्टिंग लगने लगा, सो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे और उस चीज को सुनना चाहोगे कि ये क्या क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या है। सो इसलिए पोइट्री की अपनी एक रीच होती है, ये वर्ड्स वही यूज होते हैं, मीनिंग भी उसी तरह से है, लेकिन वो एक साथ कैसे रख दिया वो बहुत अट्रैक्ट करता है। सो वो हम देखते हैं पोइट्री में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से भी इसे देखेंगे, अभी तो जस्ट आपको ये बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट क्या, उसी पोइट्री, अगर पोइट्री छोटी है तो ओके है, लेकिन अगर पोइट्री बहुत बड़ी होगी तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब कितनी बड़ी आप कैसे याद करोगे और कैसे उसको इंटरप्ट करोगे। सो आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए, ठीक है, कि इसका मीनिंग बता दो क्या है। सो मीनिंग बता दिया, जब तक मीनिंग छोटा था आप सेटिस्फाई रहे, जैसे मीनिंग बहुत बड़ा हो गया यहाँ भी फिर दिक्कत होगी। सो ये कौन सी बुक थी,
इन बुक्स का नाम ही था ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ इनको कह रहे हैं। ब्राह्मण इस बुक का नेम है, इसे आप कोई कास्ट या गोत्र या उससे रिलेट नहीं करोगे, ठीक है, वर्ण व्यवस्था से भी रिलेट नहीं करोगे, यहाँ बुक की बात हो रही है, ये बुक भी है ब्राह्मण, ठीक है। तो यहाँ ब्राह्मण बुक आई, फिर जिसने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि सावन में हम ये दूध क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, ठीक है, उसमें दूध की मात्रा ज्यादा होती थी, सो और दूध ज्यादा पीने से हम देख रहे हैं वाई कफ ये सब, सो एक समय में ये दूध वहां पे शिवलिंग पे चढ़ाया जाता था और इससे ये बैलेंस भी बन रहा था। हम जानवरों को रोटी क्यों खिला रहे हैं, ठीक है, कुत्ते को क्यों खिला रहे हैं, गाय को क्यों, उससे उनका पेट भी भर रहा है और साइड बाय साइड आपके पास एक पॉजिटिविटी भी आ रही है, आप में एक पॉजिटिव डिटर्मिनेशन आया, आपने सोचा गाय को रोटी खिलाने से जॉब जल्दी मिलेगी, ठीक है, और कुत्ते को खिलाने से दुश्मन दूर भागेंगे, तो सम सॉर्ट ऑफ एक पुण्य का काम भी हो रहा है और इसके साथ एक आप देख रहे हैं कि एक पर्सन का ये हम बात करें एक लिविंग बीइंग का पेट भी भर रहा है। सो इस तरह के कई रीजन इसमें एक्सप्लेनेशन वो सब इसमें मिलता है, ये भी हम देखते हैं। इसके अलावा हम देखें तो एक पॉइंट और, ठीक है, फिर हम ये भी समझ सकते हैं ये फिलोसफी का क्या मीनिंग है, ठीक है, फिलोसफिकली इसका मीनिंग देखो, अगर फिलोसफिकल वैल्यू हम इसकी देखें, इसमें क्या मीनिंग है, इसमें मीनिंग सिंपल है, गुरु शिष्य सामने बैठे हैं, ठीक है, अब शिष्य के यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन होंगे और गुरु के आंसर होंगे। शिष्य पूछेगा जीवन क्या है, ठीक है, गुरु बताने लगेंगे जीवन की शुरुआत यहाँ से हुई, ये पूछेगा अणु क्या है, तो ये गुरु बताने लगेंगे एटम, ये सब कंबाइन होता गया और इस वजह से बना, तो यानी इसके क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर होंगे। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी आप उसी नॉलेज को याद कर सकते हो। तो जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में याद करते हो, इस चीज को हम क्या कहेंगे, या फिर फिलोसफिकल वे से भी याद करते हो, तो इसे हम कहने लग जाएंगे उपनिषद। नॉलेज वही है, बस उसको डिलीवर करने का मेथड चेंज होता जाएगा, उसे उपनिषद कह देंगे, ठीक है। सो हम इसको देख रहे हैं, अभी हम इसको अप्लाई भी करेंगे, दो तीन एग्जांपल से समझेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मींस जैसे कोई साधु हैं और वो साधु वनों में रहते हैं, ठीक है, तो उनसे वन के बारे में पूछोगे तो ज्यादा डिटेल बता पाएंगे, क्योंकि वो वन में रह रहे हैं एक समय के बाद, और वो बता पाएंगे वन में ये टाइप होती है, ये चैलेंजेस होते हैं, यहाँ पे उन्हें ये फेस करना पड़ता है, तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। सो ऐसी बुक जो वनों में रहने वाले साधुओं ने लिखी, उसको कहा गया अर्णक्यास। अरण्य का मतलब संस्कृत में जंगल होता है, ठीक है, अर्णक्यास उसे कहा गया। अरण्य का मीनिंग आप याद रखोगे, इसका मीनिंग है जंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे बुक का नेम बना अरण्यक, ये अर्णक्यास इंग्लिश में हम कह रहे हैं। तो ये बुक और बन गई, ठीक है, जैसे उपनिषद बना था उपजमा निषद से, मतलब सामने बैठ के और गुरु शिष्य संवाद जो हो रहा है उससे उपनिषद बना, ठीक है। ये ब्राह्मण ये क्यों बना, इसका रीजन आपको हिंदू फिलोसफी के साथ समझाऊंगा। वेदास, ठीक है, ये वेद की हम बात कर रहे हैं, वेद की हम बात करें तो ये वर्ड भी आया था, वेद का मतलब ही होता है टू नोइंग नॉलेज, क्योंकि संस्कृत में एक ये हम देखते हैं सेंटेंस विथि इति वेदा, इसका मीनिंग है नोइंग नॉलेज इज वेदा, हर तरह का ज्ञान वेद है, ठीक है, नोइंग नॉलेज इज वेदा, ये हम देख रहे हैं, नोइंग नॉलेज इज वेदा, ज्ञान ही वेद है, सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो। तो मैंने आपको तीनों चीज बता दी, हिंदी होगी वेद की, ठीक है, ज्ञान ही वेद है, तो इसलिए इस बुक का नाम वेद कहा था, ज्ञान ही वेद है, ठीक है। इंग्लिश होगी नोइंग नॉलेज इज वेदा, संस्कृत जो हमारी एंशियंट लैंग्वेज है उसमें मीनिंग है विथि इति वेदा, ठीक है, विथि इति वेदा यानी वेद, यानी हम बात करें वेदास को जो इंग्लिश में। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, अब अर्णक्यास तक हमें समझ आया नॉलेज कैसे जा रही है। अब स्टोरी टेलिंग, अब और किसी वे से समझ नहीं आ रहा, मान लो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, कोई भी टॉपिक है, टॉपिक जैसे चल रहा है कि मैंने आपको पढ़ाना है आज, ये कोई भी टॉपिक का एग्जांपल लूं कि मैंने राजपूत राजपूत घराना के बारे में आपको पढ़ाना है और राजपूत वंश के बारे में पढ़ाना है कि उन्होंने कितने अच्छे से इंडिया को मैनेज किया, क्या कुछ चल रहा था तब, स्टार्टिंग कैसे हुई, तो मैं बताऊंगा उसकी एक बढ़िया स्टोरी है। तो उसमें मैं कुछ पोइट्री भी ऐड करूंगा, पोइट्री जैसे जब हम देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी, तो उन्होंने जब मोहम्मद गोरी के ऊपर बाण चलाया तो उसके पीछे पूरी पोइट्री है,
4 बांस 24 गज अंगुल अश प्रमाण, ताऊ पर बैठा है सुल्तान मत चूक चौहान। ये कह के उन्होंने बाण चला दिया था और वो जाके लगा, हम देख रहे हैं कि गोरी के गले में, और गोरी की वही मृत्यु होगी। जबकि गोरी उन्हें पकड़ के ले गया था अपने साथ कंधार काबुल की तरफ, और उनकी आंखों पे पट्टी थी, उनकी आंखें पुड़वा दी थी ये गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी की। लेकिन फिर भी उनको इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहे हैं उनके राजकवि, 4 बांस 24 गज अंगुल अश प्रमाण, ठीक है, ताऊ पर बैठा है सुल्तान मत चूक चौहान। अब यही बात अगर मैं सीधे सीधे कह देता, अच्छा उसको उसने ना तीर मार दिया और वो तीर जा गले में लग गया, सो आप ध्यान नहीं दोगे, फिर क्या हो गया फिर। अब जब उसे पोइट्री में बताया तो आपको थोड़ा सा एक टाइम के लिए आपका अटेंशन उधर गया, क्योंकि सुनने में, और ये एक एफिशिएंट वे है उसी नॉलेज को बताने का। स्टोरी में बताने से आप कहते हैं कि अलग ही उसमें एनर्जी आ जाती है लिसनर के लिए भी, और जो बता रहे उसके लिए तो अपने आप वो पॉइंट है ही, वो सबसे बेस्ट वे है एक्सप्रेस करने का। पर पोइट्री अब छोटी थी तो आपको समझ आ गई है 4 बांस 24 गज, अगर ये बड़ी होती, ये भी कितना छोटा था पॉइंट, विथि थी वेद, आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर बहुत बड़ा है कोई कविता तो फिर कैसे समझोगे। तो उसके लिए क्या चैलेंज हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या, हमें पता तो होना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब वो 4 बांस 24 गज वो तो इजी है, आप समझ गए सिंपली, लेकिन संस्कृत में पोइट्री है जैसे ये थी, तो मुझे इसमें आपको इसकी इंग्लिश हिंदी भी बतानी पड़ी, जो भी लैंग्वेज आप समझना चाहो। सिमिलरली जब हम ब्राह्मण पे आए, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे ये चीज बताई गई है, कैसे इसका आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे है। थर्ड हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषदों में क्या है, यहाँ क्वेश्चन आंसर है उपनिषद में, ठीक है, वैसे फिलोसफी है पर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। सो यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है, गुरु शिष्य के बीच में संवाद है, ये सामने बैठ के जो करते हैं गुरु शिष्य संवाद, वो बुक बनी उपनिषद, ठीक है, सो उपनिषद। और इसके अलावा प्रैक्टिकली हम बात करें फील्ड रिलेटेड, तो जो वनों में रहने वाले साधु थे, अरण्य जंगलों में, उन्होंने जो किताबें लिखी, एक्सपीरियंस है अरण्य, अब वो बेहतर बता पाएंगे। आपने ज्योग्राफी पढ़नी है, कितना ही बढ़िया ज्योग्राफी आपको लिख के बता दूं, आपको कभी भी बहुत अच्छे से वो नहीं आ सकती है जब तक आप उस चीज को सोचोगे नहीं, उस चीज को अगर आपको देखने का चांस मिला देखोगे नहीं। अब किसी ने ज्योग्राफी बतानी है कि पेड़ के पत्ते बताने हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है, इस तरह के होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाहरित वन में ऐसे होते हैं, और फिर आपने कोई वैसा फॉरेस्ट देख लिया, वो पत्ते देख लिए, तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपने उसे खुद देख लिया आप नहीं भूलोगे, और जस्ट आप पढ़ रहे हो तो एक लाइन पढ़ के तो आप भूल भी सकते हो। अब आपके घर में कोई पेड़ है, मैं आपको अगर तुलसी के बेनिफिट बताऊं, आपके घर में है तो आपको ज्यादा समझ आएगा, हाँ ये चीज होती है तुलसी, ठीक है, ये एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करती है, और ये तुलसी अगर हम एक लिमिट से ज्यादा ले तो इससे गर्मी भी लगती है। तो ये सारी चीजें आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि आपके वहाँ पे प्लांट है, सेम चीज वहाँ है। तो हमें कोई चीज सीखनी है तो हम कैसे सीखेंगे, मुझे आपको टॉपिक पढ़ाना था, तो मैंने खुद इन ये ग्रंथ इनके पीडीएफ में डाउनलोड किए, मैं आपको अभी शो भी करूंगा, इसमें है क्या पता तो चले। अगर मुझे खुद ये चीज पता है, मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, रेदर देन 2-4 बुक उठाई, 1-2 लाइन उठाई, करवा दिया, टाइम पूरा हो गया। तो इस तरह की नॉलेज मेरी नहीं है। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ आरबीआई के टॉपिक, तो वहां पे मैंने आरबीआई के बारे में पढ़ाने के लिए बी.आर. अम्बेडकर जी उनकी बुक थी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स सॉल्यूशन, उस बुक की पीडीएफ को दिखाया, उसके लेसन को बताया, और उसमें बताया कि उनका क्या आइडिया था, क्योंकि सब कुछ ही इंडिया का है। बेशक हम बी.आर. अम्बेडकर जी की बात करें, इस नॉलेज की हम बात करें, हर चीज एक साथ है, हम किसी एक वे को एक्सेप्ट और एक को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों ही इंडिया का ही पार्ट है। तो आज ये टॉपिक है, सो हम इसकी डिटेल देख रहे हैं। अब इसमें हम देखें स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का एग्जाम्पल क्या है, पुराण, ये बुक कौन सी है, पुराण, ठीक है, पुराणों में कहानी दी गई है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, पुराण का एग्जाम्पल, पुराण में कहानी की फॉर्म में समझाए। मैंने आपको कह दिया उपनिषदों में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, ट्रूथ एलोन ट्रिम्प, मतलब सत्य की जीत होगी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा, अच्छा उपनिषद में लिखा हुआ है, ये तो इंडिया का नेशनल सेंटेंस है। मैंने कहा बिल्कुल है नेशनल सेंटेंस। तो मैंने आपको शॉर्ट में क्या कह दिया कि उपनिषदों में ना, उपनिषदों में एक उपनिषद है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, तो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझा दूं कि मुंडको उपनिषद है, ठीक है, मुंडको उपनिषद
इस मुंडको उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब सत्यमेव जयते इंडिया का नेशनल सेंटेंस है, सत्यमेव जयते। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ये है इंडिया का नेशनल सेंटेंस। नेशनल सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय वाक्य है भारत का। ये संस्कृत में है, सत्यमेव जयते। इसकी हिंदी क्या होगी? सत्य की विजय होगी। ठीक है, सत्य की विजय, सत्य की जीत होगी। और इसकी इंग्लिश क्या होगी? ट्रूथ एलोन ट्रिम्प। ठीक है, कि सच्चाई की जीत होगी, ट्रूथ एलोन ट्रिम्प। तो ये हमने तीनों देख लिया, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश में तीनों को साथ लेके चलता हूँ। अब मुंडको उपनिषद, इसमें ये मेंशन है, ये सेंटेंस तो आपको थोड़ा इजी लगा, चलो ये ऐसे मेंशन है। इसको मैंने अगर पुराणों के तरीके से बताने है तो मैं बताऊंगा, एक कहानी सुनो, आपको बताओ। कहानी ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, तो कहानी हमने एक कहानी सुने, इतिहास सुने कि बुराई पर हम देख रहे हैं अच्छाई की जीत होगी। ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो आप कहोगे मैं कैसे मान लूं, कोई है एग्जाम्पल? तो मैंने कहा एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे रामायण की। ठीक है, हम बात करें, ये भी हमारा इतिहास रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो राम जी ने कैसे, हम देख रहे हैं, चढ़ाई की थी लंका पे और रावण को हरा के उन्होंने साबित किया था बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, खुद से उन्होंने सेना बनाई, काम किया, तब जाके रिजल्ट मिला। ठीक है, अगर वो सोच लेते अपने आप कुछ हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कर्म भी करना चाहिए, और उन्होंने किया और जो सोचा था उसे करके दिखाया, और एक एग्जाम्पल सेट किया कि एक आम मनुष्य भी कैसे मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, कैसे वो लड़के इतने बड़े राक्षस से और वानरों के रूप में, उन्हें जो संसाधन मिले उसी को यूटिलाइज करके और वो जीत सकते हैं और उन्हें हराया जा सकता है। तो उन्होंने इस डिटर्मिनेशन को भी दिखाया। तो ये कहानी मैंने बताई, लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? बुराई पर अच्छाई की जीत। अब यही बात तो यहाँ पे थी, क्या ये बात मुंडको उपनिषद में नहीं लिखी हुई है, सत्यमेव जयते? लेकिन इसी को कहानी की फॉर्म में बताया तो शायद ज्यादा याद रह जाए। तो ये भी एक तरीका हो जाता है उसी नॉलेज को बताने का। और इसके अलावा क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने आपको पढ़ाया एक टॉपिक, टॉपिक कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हमने अभी पढ़ा। अब सिंधु घाटी सभ्यता जनरली कैसे पढ़ते हैं, जो या पढ़ाते हैं, या कैसे पढ़ते हो आप सब? ऐसे पढ़ते हो कि सीधा लिखो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1650 ईसा पूर्व, इसमें ये शहर पाए जाते थे, और ये सब लिखवा लो और 2 मिनट में तुम्हें भी नींद आने लगेगी, करवाने वाले को तो वैसे ही। तो ये बन गया सिंधु घाटी सभ्यता, हो गया इतिहास खत्म क्लास। तो एक तरीका तो ये हो गया। ये कौन सा तरीका हो गया? सीधे सीधे स्ट्रेंजर। एक तरीका हो गया आपको कहानी के रूप में, जैसे न्यूज रिपोर्टर बताते हैं ना, उनका काम यही होता है अट्रैक्ट करना उनकी न्यूज की तरफ। ठीक है, सच गलत से उन्हें ज्यादा इश्यू नहीं है, तभी तो आप देखते हो कभी ये लोग रिया, कभी कुछ, कभी कहाँ पीछे पड़े रहते हैं ये, क्योंकि इनका मुद्दा है कि अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करना, व्यूवरशिप लेना। इनको ये सच्चाई, ये कोई कोर्ट थोड़े हैं जो बैठ के यहाँ डिसाइड करेंगे सच गलत। लेकिन ये कैसे अट्रैक्ट कर देते हैं, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता बताने, तो ये कहेंगे आज से ठीक 100 साल पहले, आप इमेजिन कर सकते हो, इंसान पक्की ईंटों से बने घरों में रहता था, और उस समय की शहरी सभ्यता थी। आज भी हम गांव में रहने वाला निवासी सोचते हैं शहर की तरफ, तब हम शहरों में रहते थे। हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज से ठीक 100 साल पहले मिलने वाले, धरती के नीचे समाये हुए इस सभ्यता के शहर की। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, हम हड़प्पा की ही बात कर रहे हैं। अब ये बात सीधी कह दी। अब ये बात कही तो आपको शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, बजाय को ये कह दे 1920 सिंधु घाटी सभ्यता मिली थी। ठीक है, लिखो अगली लाइन लिखो। तो कौन सी लाइन इंटरेस्टिंग है, आप खुद सोच लो। स्टोरी टेलिंग से बताया वो इंटरेस्टिंग है, या सीधे सीधे लिखना? कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसकी स्टोरी है ही नहीं, उसमें क्या स्टोरी बनाओगे? लेकिन जो टॉपिक है उनकी स्टोरी तो चलनी चाहिए। हर राजा की स्टोरी है, हर वंश की स्टोरी आगे जब हम पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने भी आपको स्टोरी बताई थी, कैसे 1856 में रेलवे का आना। ठीक है, ये जो 1853 में रेलवे आई, लेकिन 56 में जो लाहौर से कराची रेल लाइन बिछा रहे थे, और उसके बाद हम देखते हैं उन्होंने उस टाइम बोझ स्थल मान के ज्यादा खुदाई नहीं की। लेकिन 1921 आने तक उस समय के वाइसरॉय का नेम भी कल की क्लास में मैंने आपको बताया, और उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी डायरेक्टर जनरल बनाए। उन डायरेक्टर जनरल के 2 शिष्य थे। ठीक है,
और उनकी बात करी हमने, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, एक ने हड़प्पा की खोज की, एक ने मोहनजोदारो की। तो ये वे ज्यादा अच्छा है, जस्ट सीधा लिख लिया, लिखो खोजकर्ता हड़प्पा, ठीक है, लिख दो खोजकर्ता का नाम, ठीक है, कहाँ मिला, क्या मिला। अब सिंपली एक तरीका ये होता है। सो कौन सा वे इजी है? सो ऑब्वियसली कोई भी समझ सकता है ये वे इजी है। तो ये कौन सा तरीका है? पुराणों का तरीका है। उसी बात को थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि और अच्छे से बताया जाएगा, कहानी की फॉर्म में भी बता सकते हैं। अब रामायण कोई एग्जैक्टली पुराण में नहीं है, रामायण तो महाकाव्य में आ रही है, किसी को डाउट हो सकता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं होता, पुराणों में भी तो यही लिखा हुआ है, पुराणों में ये भी लिखा हुआ है रेदर, ठीक है। खुद मैंने पुराण पढ़े, आज आपको शो भी कर दूंगा, स्क्रीन शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लैपटॉप में डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में सब अवेलेबल है। तो उसमें अलग अलग कहानी है, अवतारों की कहानी है, ठीक है, कि ज्ञान हम देख रहे हैं रामायण की कहानी भी है उसमें, और कृष्ण जी की कहानी भी है, और वरा अवतार की भी, सबकी कहानियां भी हैं अलग अलग पुराणों में। तो ये भी हम देख रहे हैं। तो एक वे क्या हो गया कहानी बताने का, और अगला वे क्या होगा समराइज फॉर्म, समरी कर दो। तो समराइज करने की पहली कोशिश किसमें की थी? वो थर्ड वाला पॉइंट और सिक्स्थ वाला पॉइंट सेम हो जाएगा। पहली कोशिश यहाँ उपनिषद के फॉर्म में की थी, ठीक है, कि उपनिषद ये बनाते हैं और समराइज करते हैं वेदों के ज्ञान को, जो ज्ञान वेद में था ना, इस नॉलेज को समराइज करते हैं यहाँ, ठीक है, इसको समरी बनाते हैं इसकी। तो ये कोशिश इन्होंने की। और ये समराइज कैसे किया? उपनिषद बनाए, कुछ उपनिषद इतने छोटे हैं, मतलब आप देख रहे हैं कुछ पेज में ही पूरे हो जाते हैं, कि उन्होंने एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाया, उसके रिगार्डिंग समझा दिया। तो उपनिषद इन्होंने बनाए। तो पहली कोशिश समराइज की। फिर लगा नहीं, आज तक हमने जो भी पढ़ा है ना 1 to 6 तक पढ़ा है, इन सबको समराइज कर दो, ठीक है। अब इनको समराइज करना है तो कैसे कर पाएंगे? इसके लिए कोई गॉड के वर्ड्स होने चाहिए, खुद गॉड ही ये कर पाएंगे। वो कहेंगे कि मैं इसको समराइज कर रहा हूं, और वो किससे हुआ? वो हुआ भागवत गीता से, ठीक है। तो भागवत गीता में वो सब पॉइंट इंक्लूड करने की कोशिश की, जो वेदास में है, जो ब्राह्मण में है, जो उपनिषद में है, जो अरण्यक में है, जो पुराणों की कथाओं में है, और जो इन्होंने ओवरऑल उस पूरी नॉलेज का एक गिस्ट बनाने की कोशिश, ठीक है, एक समरी फॉर्म में। सो वो समरी फॉर्म में जो बनाई वो होली बुक हम कह रहे हैं भागवत गीता। सो इस वे से आप देख सकते हो। सो नॉलेज के यही वे हैं। एक नॉलेज कैसे बताई जाए, ठीक है, पोइट्री फॉर्म में बताओ, फिर क्या बताओ, फिर उसका रीजन समझा दो, फिर तीसरा वे क्या, उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में बता दो, सो दैट याद आ जाए, हाँ ये पढ़ा था, ये ऐसे ही है, डाउट भी क्लियर हो जाते क्वेश्चन आंसर से। फोर्थ पॉइंट प्रैक्टिकली थोड़ा बता दो, देखो जैसे आजकल ये होता है ना, तो पुराने समय में ये होता था। तो आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। फिर एक और भी है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, कोई कहानी से जोड़ दो, सो दैट कोई लिंकेज बन जाए और इंटरेस्टिंग वो टॉपिक हो जाए और आप याद कर पाओ। फिर उसके बाद भी डाउट है तो लास्ट में समरी। जैसे हमने 2 टॉपिक करे, तो मैंने आपको बताया पहले हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, स्टोन एज। फिर हमने क्या पढ़ा? स्टोन एज पहले हमने पढ़ा। स्टोन एज में 3 टाइप पढ़े थे, पैलियो, मीजो, नियो, ठीक है, जो पाषाण काल स्टोन एज हमने पढ़ा। उसके बाद हमने चैल्कोलिथिक एज पढ़ा, ठीक है, फिर हमने ब्रोंज एज पढ़ा, और ब्रोंज एज के बाद अब हमने आयरन एज पढ़ना है। सो उससे पहले ये स्क्रिप्चर उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल हमने पढ़ना है। सो ये ऋग वैदिक एरा को पढ़ना है, जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं, कैसे आई, क्या इसका मीनिंग, और किस वजह से ये आगे गई। सो हमने इस चीज को देखना है। सो इसको समझने के लिए हमने यहाँ देखा। सो ये नॉलेज डिलीवर करने का एक वे है। अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। अभी इसको हमने डिटेल में देखना है, ये बुक कितनी है, किसने लिखी, इस बुक में है क्या, कितने टाइप्स की हैं, और क्या कुछ पूछते हैं इन बुक्स के रिगार्डिंग। सो ये टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है हिंदू स्क्रिप्चर। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, ठीक है। लेकिन स्टोरी टेलिंग में एक पॉइंट होता है, एक पर्सन जो स्टोरी कह रहा है, दूसरा उसको, तीसरा, फोर्थ, थोड़ा थोड़ा उस स्टोरी में वो चेंज मॉडिफिकेशन होता जाता है टाइम के साथ, ठीक है। तो वो भी एक वे है। तभी हम देखते हैं जो वाल्मीकि जी की रामायण थी और जो तुलसीदास की रामचरितमानस है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप देखते हैं, ठीक है। वहां कुछ चीजें अलग मिलेगी, क्योंकि 15th सेंचुरी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी,
अब ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आता है जो मैंने आपको ये बताया कि ये इंडिया का नेशनल सेंटेंस सत्यमेव जयते कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है गायत्री मंत्र, ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो इसको अभी हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट बुक हम कहेंगे ऋग्वेदा, ठीक है, इसमें दिया हुआ है गायत्री मंत्र, ठीक है, जो हम भूर्भुवस्सुवितुर्वरेण्यम, उसकी हम बात करें भर्गो देवस्य में, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये ऋग्वेदा में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, फिर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितने सारे क्वेश्चन मतलब इन बुक्स के ऊपर बनते हैं। ये तो मैंने दो बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, और भी बहुत एग्जांपल है इसे, इसको डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है? यस, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद जो डाउट होगा फिर आप पूछना। यस, अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। हम इसे दो वे में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले श्रुति एंड स्मृति, ठीक है। श्रुति की हम बात कर रहे हैं। अब ये श्रुति किससे आया, ये वर्ड आया है श्रुतवा से, ठीक है, यानी सुनकर। ऐसी बुक्स जिनको आप कह सकते हैं ऑडिबल, बाद में उन्होंने बुक्स का रूप लिया, वो रिटर्न में नहीं थी, ठीक है, वो सिर्फ सुनकर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए ये नॉलेज जा रही है, ये ट्रांसफर हो रही है, सो वो श्रुति में आ रहा था, ठीक है। स्मृति मतलब जो याद, ठीक है, यहाँ पे स्मृति से हम याद, कि जो बुक आप ये कह सकते हो कि उन्हें इस वजह से याद है, या जो रिटर्न में है उनकी स्मृति में है, जिसको वो इतिहास की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, सो वो स्मृति में आ जाएगी। अब श्रुति में कौन कौन सी बुक्स आएंगी, श्रुति में आएंगी वेदास, ठीक है, वेदास श्रुति में आएंगे, ब्राह्मण्स, ठीक है, ये बुक श्रुति में आएगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं उपनिषद, उपनिषद, ठीक है, सबसे पहले ये भी श्रुति में थे, बाद में धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये रिटर्न फॉर्म में आए, सो उपनिषद। इसके अलावा हम देख रहे हैं अरण्यक, अरण्यक, ठीक है। और स्मृति, स्मृति की हम बात करें तो इसमें वेदांगा, पुराण, ठीक है, वेदांगा पुराण। और इसमें हम बात करें इपिक्स, इपिक्स यानी रामायण महाभारत की बात आ जाएगी। और धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र नीति शास्त्र, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हम इस चीज को और डिटेल में समझते हैं। सो हम जब वेदास की बात कर रहे हैं, कितने वेद हैं, वेद हैं 4, इनका नंबर है 4, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों का एग्जैक्ट नंबर इसमें अभी तक हिस्टोरियन ने क्लैरिफाई नहीं किया है। उपनिषद, उपनिषद कितने हैं, जो रेलिवेंट है आपके लिए नंबर वो मैं आपको बता रहा हूँ। उपनिषद है 108, ठीक है। पुराण कितने हैं, पुराण है 18। इपिक कितने हैं, इपिक हैं 2, ठीक है। रामायण और महाभारत इपिक 2 है। सो आपको याद रखना है, 2 इपिक हैं, पुराण 18 है, उपनिषद 108 है, एंड वेदास 4। सो आपको याद रखना है इपिक, ठीक है, इपिक कितने हैं 2, वेदास कितने हैं 4, ठीक है, पुराण कितने हैं 18, और उपनिषद कितने हैं 108, उपनिषद, ठीक है, ये हम देख रहे हैं 108। क्लियर है पॉइंट? एक तो आप ये नंबर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हम इसमें देखें, सबसे पहले ये कौन से इसमें आए, तो वेदास में हम देख रहे हैं सबसे पहले आया था ऋग्वेद, ठीक है, बाद में सब आए यजुर साम अथर्व, ठीक है, बाद में ये सब भी आएंगे, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्व, अथर्व सबसे लास्ट में जुड़ा, ठीक है। 4 वेद की हम बात करते हैं। पुराण, पुराण में सबसे पहले आया मत्स्य पुराण, ठीक है, मछली से आप याद रख लोगे मत्स्य, मत्स्य पुराण सबसे पहले,
ठीक है, और बाद में नंबर 18 तक जा रहे हैं। 18 तो महापुराण है, ये महापुराण बताए हैं। अब छोटे पुराण तो अलग से, ठीक है, ये तो जगह से रिलेटेड भी होते थे, स्कंद पुराण, स्थल पुराण, वो अलग। उपनिषद, उपनिषदों की हम संख्या की बात करें तो ये है 108, ठीक है। उपनिषदों की हम संख्या की बात करें तो 108, और इसमें फर्स्ट बृहदरनायका, बृहदरनायका, ठीक है, ये फर्स्ट था, ठीक है। तो इसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गई इनमें फर्स्ट क्या, यहाँ आप देख रहे हैं ऋग्वेदा, वेदों में, पुराण में मत्स्य पुराण, उपनिषद में बृहदरनायका, ठीक है, बृहदरनायका, ये हम देख रहे हैं। तो ये उपनिषद में आ गया, और टोटल नंबर जो है वो भी हमने देख लिया है कि कितना नंबर कहाँ पे है, ठीक है। वेदास में कितना नंबर है, उपनिषदों में हम बात करें कितना नंबर है, ठीक है, पुराण में कितना नंबर है, ये सब हमने देख लिए। अब इसके अलावा हम देखें, ठीक है, और क्या। तो ये तो हमने ये बेसिक देखा। जब हम बात करते हैं किसी भी रिलीजन की, ठीक है, और हम इसमें ये समझ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी रिलीजन की हम एग्जांपल लें, अगर होली बुक किसी रिलीजन की है, किसी रिलीजन को हमने पढ़ना है, तो हम कैसे करें, ठीक है, हमने उसके होली बुक को देखना है। अब जैसे यहाँ ये वेद की आप पिक देख रहे हैं, तो कोई भी रिलीजन का अगर होली बुक है, ठीक है, एक तो मेथड है आप इस बुक को रीड करो, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा उस रिलीजन के बारे में। सो इस होली बुक को हम ये रीड करेंगे, ये स्क्रिप्चर्स होंगे, ठीक है, होली स्क्रिप्चर्स। अब होली स्क्रिप्चर्स को रीड कर सकते हैं। हम ये बुक बनाते क्यों थे, मान लो किसी को नॉलेज है, पुराने टाइम में कोई बड़े ऋषि, कोई हम देख रहे हैं, लेकिन सब लोगों को उनके अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी उस टाइम में, मतलब सबके लिए वो हर टाइम अवेलेबल तो होंगे नहीं, उन्हें अपनी नॉलेज को इंक्रीज भी करना होगा, ठीक है। सो फिर वो क्या करें, सो कोशिश ये हुई वो इसको समराइज कर दें बुक के फॉर्म में, या किसी और को सिखा दें, याद करा दें, वो आगे किसी और को सिखा दे। सो ये कोशिश हुई, इसीलिए जो एक्सपीरियंस उनके पास था उसको शेयर करने के लिए इन्होंने बुक की फॉर्म का हेल्प लिया, आप ये समझ सकते हैं इसमें। सो पहली ब्रांच इसमें क्या बनी थी, श्रुति, ठीक है, जो बोलकर एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को पास होती थी। और बाद में कौन सी ब्रांचेज आई, बाद में हमने देखा स्मृति, ठीक है, फिर बाद में वो ब्रांचेज भी आई। तो श्रुति और स्मृति की हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हम देखें फिर यहाँ पे क्या नेक्स्ट, फिर हम ये समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट बुक की हम बात कर रहे थे अभी कि फर्स्ट बुक वेदास आई। अब वेदास का मीनिंग भी मैंने आपको समझ बताया है, ठीक है, कि इसका मीनिंग किससे है, नॉलेज से है, ठीक है, कि नोइंग नॉलेज इज वेदा, ज्ञान ही वेद है। अब वेदास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ज्ञान ही वेद है, ये हमने देखा है, ठीक है, कि नोइंग नॉलेज इज वेदा। लेकिन आपके मन में भी डाउट होगा, ये नॉलेज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सी नॉलेज इसमें गिवन है, क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें तीन मेन चीजें हम देख रहे हैं जो वेदास में लिखी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या, आप सबसे पहले इसमें है संहिता, संहिता का मतलब हिम्स यानी मंत्र, ठीक है। यहाँ हमने देखे मंत्र यहाँ गिवन है वेदों में, पहला पॉइंट तो ये संहिता या मंत्र इसमें गिवन है। सेकंड सेकंड हम इसमें देखते हुए चलें, सबसे पहले तो संहिता गिवन है, ठीक है, यानी हम मंत्रों की हम बात कर रहे हैं। अब हम देखें कोई भी मौके पे, शादी ब्याह के मौके पे हम देखें ओम मंगलम मंगलम, ये सब क्या, ये मंत्रों में ही आ रहा है ये, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल जो प्रीस्ट बोल रहे हैं, तो उनका एक एग्जाम्पल वेदों में भी मिल रहा है, ठीक है, वेदों से ही वो बाकी सब में गए। सो एक एग्जाम्पल आपने देख लिया वेद। सेकंड चीज इसमें क्या गिवन है, सेकंड इसमें ये गिवन है जिसे हम कहते हैं लिटर्जी। लिटर्जी का क्या मीनिंग, ठीक है, तो यहाँ आ जाता है कर्म कांड, कि इस हाथ से यज्ञ में ये चीज डालो, ठीक है, इस तरफ से घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ठीक है, और इस वे से फॉलो करो, ये सब कुछ आया। सेकंड लिटर्जी। थर्ड थर्ड हम देख रहे हैं इसमें, और थर्ड यानी इसमें आप ये देख रहे हो कि इन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया। तो इन्होंने फोकस ये किस पे करेंगे, इस चीज को भी हम साइड बाय साइड समझते चलते हैं कि ये यहाँ तो कर रहे हैं,
और हर तरह की नॉलेज भी इसमें आएगी। ये बताना क्या चाह रहे हैं, तो ये चाहते थे उस टाइम की हम बात करें तो उस टाइम की फोर्सेस ऑफ नेचर क्या हैं। उस टाइम की फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है, अग्नि, ठीक है, वायु, यानी ये वरुण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अग्नि, वरुण, और इसके अलावा इंद्र। और अगर कोई डिस्ट्रक्शन होती थी तब कोई आपस में लड़ तो रहा नहीं है, युद्ध तो है नहीं, लोग भी शरीफ है, लड़ाई नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, नहीं घृणा नहीं किसी को, तो कोई चीज कैसे खत्म हो सकती है, खत्म कैसे हो सकती थी कोई भी चीज, अगर कहीं पे आग लग जाए, अग्नि, ठीक है, वायु बहुत तेज तूफान आ जाए, इंद्रा बारिश हुई और उसमें सब बह गया। सो इन फोर्सेस ऑफ नेचर को अपनी साइड करने के लिए इन्होंने इसे पर्सोनिफाइड कर दिया। पर्सोनिफाइड मीन्स एक पर्सन की तरह इन्होंने इन्हें ट्रीट किया, ठीक है, कि अग्नि को अग्निदेव कह दिया, ठीक है, कि अग्निदेव, वायु को ये वरुण देव, ठीक है, सेम इंद्रा को, यानी हम देख रहे हैं जो गॉड रेन के उन्हें इंद्र देव। अब ये किस लिए कहा, अब इनसे एक पॉजिटिविटी भी आएगी कि ये मान रहे हैं कोई डिवाइन पावर है जो हेल्प भी कर सकता है, या फिर जस्ट फॉर द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन्होंने पर्सोनिफाइड कर दिया और इनकी ग्लोरी करी, ठीक है, इनको अपीज किया, और इस वजह से सो दैट ये हैप्पी रहें। अगर ये हैप्पी रहेंगे तो इनके लाइफ में सब ओके होगा, अगर ये ब्लेसिंग देंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, अगर ये अगेंस्ट होगे, आग लग गई तो सब कुछ खत्म, ठीक है, तेज हवा आई उसने सब उड़ा दिया तो भी दिक्कत, बारिश में सब बह गया तो भी दिक्कत। तो इसलिए ये सब बनाया गया था, रियल कंसेप्ट ये था, उसके पीछे की साइंस ये थी, बाद में लोग मीनिंग भूल गए, अलग वो सब अलग इशू। सो इस पर्पज से ये सब बनाया, तो ये पर्सोनिफाइड किया, तभी आप देखते हो। अब क्वेश्चन वहां आता है सबसे ज्यादा किंग का नाम मिलता है, तो इसमें नाम किसका मिलता है, अग्नि देव, वरुण देव, इंद्र देव, इसी वजह से ये सब नाम मिलता है। और जब हम इस चीज को समझ गए, आज के टाइम में अब ऐसा क्यों नहीं है, आज के टाइम में इंसान ऑलरेडी कंट्रोल कर सकता है डिजास्टर को, जैसे हमने लाइट को कंट्रोल करके, और जितनी लाइट हमें चाहिए हम घर में उतनी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम उसे अलग वे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं साइंस की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह, तब ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी। सो फोर्सेज ऑफ नेचर को कंट्रोल करने के लिए या अपनी साइड करने के लिए, तो वो उनकी अपीजमेंट आप कह सकते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं उनका ग्लोरिफिकेशन करते थे, सो दैट ये फोर्सेस ऑफ नेचर उनके साइड रहें और ये उनका किसी भी रूप में कोई डैमेज ना करें। सो ये सब कुछ हमें इन इसमें मिलेगा वेदास की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ओवरऑल हर चीज के बारे में यहाँ में नॉलेज मिलेगी, सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये तो हमने एक एग्जांपल ली है, यहाँ में नॉलेज हर सेंस में मिलेगी कि इसका मीनिंग क्या था, तो इसको भी हमने देख लिया। अब वेदास के बाद फिर ब्राह्मण, फिर हम देख रहे हैं फिर बुक आई पुराण। अब पुराणों में क्या गिवन है, इसको किस वे से यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है, पुराण के हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक पिक रखता हूँ, इससे कुछ याद आया, ये कौन सी मूवी थी, यस, विक्रम एक्टर है इसमें। एक मूवी थी अपरिचित, जिसमें जो एक गलत करता था उसे ये अपरिचित लेके जाता था और उसे सजा देता था, किसके अकॉर्डिंग, गरुड़ पुराण, ठीक है, गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग सजा मिलती थी। ये अपरिचित मूवी हम देख रहे हैं, ठीक है, हिंदी में भी डब थी, बहुत अच्छी मूवी है ये। इसमें सजा देता था, गरुड़ पुराण में इस चीज की क्या सजा है, करप्शन की क्या है, ठीक है, जो लोगों को लूटते हैं, जो लोगों को गलत करते हैं, जो किसी लेडी के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनकी क्या सजा है, सबके लिए सजा है यहाँ। तो अपरिचित क्या सजा दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें इन्होंने रेफरेंस किसका लिया था इस मूवी में, गरुड़ पुराण, कि गरुड़ पुराण में सजा मेंशन है। तो ये सजा ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बना दिया अननेसेसरी, ये चीज है, इसको जानने के लिए मैंने, ठीक है, इसको जानने के लिए मैंने स्टडी किया गरुड़ पुराण को। सो इसका आंसर भी मिला कि ये सब सजा कि नर्क में किस तरह की सजा मिलेगी, अब वो सब गरुड़ पुराण में मेंशन है, उसका हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे ये मैं गरुड़ पुराण को रीड कर रहा था, तो उसमें ये चीज भी सामने आई, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ ये मेंशन कर रखा है किस टाइप की सजा होंगी, कैसे होगी, ये हम देख रहे हैं, ठीक है, कि गरुड़ पुराण में क्या क्या है, कैसे ये जलाएंगे उनको, जो पापी लोग होंगे कैसे उनको गिद्ध खाएंगे, तो ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है
ठीक है, ये पीडीएफ की फॉर्म में मेरे पास है ये गरुड़ पुराण, उसी में से मैंने ये एक आप कह सकते हो क्रॉप किया और आपके सामने जो इसमें था वो चीज एग्जैक्टली यहाँ लिखी हुई है, पेज नंबर भी इसमें मेंशन है, ठीक है, कौन से पेज पे ये इस पुराण में गिवन है। तो ये सिखाने के लिए इंसान को कि उसे अच्छे कर्म करने चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट वर्ल्ड में वो जाएगा तो उसे ये सब फेस करना पड़ेगा, सो दैट उसके मन में डर हो और वो अच्छे रास्ते पे चले। ये सिखाने के लिए क्या किया, इस पुराण में इस चीज को मेंशन कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है। इसके अलावा हम देखें और कितने एग्जाम्पल हैं पुराणों के। अब पुराणों का नंबर कितना है, 18 नंबर है, ठीक है, 18 हम देख रहे हैं। अब पुराणों में स्टोरीज भी गिवन है, जैसे ये अग्नि पुराण में से मैंने ली है, ठीक है, अग्नि पुराण में से क्लिक किया। अब अग्नि पुराण में क्या बता रहे हैं, आप इस चीज को देख रहे हैं। अग्नि पुराण में रामायण के बारे में बताया है कि रामायण जो है ये कैसे वाल्मीकि जी ने लिखी, क्या इससे पहले किसी ने कोशिश की। तो ये अग्नि पुराण, ठीक है, ये कोई कहे तो मैं अभी इसको शो कर सकता हूँ, ये फोन में, इसमें लैपटॉप में ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये सब। सो इसमें पहले वक्ता कौन थे, व्यास, व्यास देव जी। श्रोता कौन थे, सूत, उनको बताया अग्नि पुराण में, ठीक है, ये भी गिवन है। फिर वशिष्ठ, वशिष्ठ ने फिर बताया सुखदेव जी को, फिर ये सुखदेव जी ने, ये अग्निदेव ने इनको बताया। और बाद में हम देखेंगे नारद मुनि तक गया, और नारद मुनि ने ये ज्ञान किसको दिया, उन्होंने ये ज्ञान वाल्मीकि जी को दिया, और वाल्मीकि जी ने इसको लिख दिया रामायण को। तो ये हम देख रहे हैं, ये भी इसमें मेंशन है, अब ये भी अग्नि पुराण में है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमें ये मिला। एक हमें ये मिला था कि जो नर्क की हम बात करते हैं उसमें किस तरह की सजा मिलेगी, सो दैट लोग अच्छे रास्ते पे चलें। अब क्या ये वही नहीं है बुराई पर ये, ठीक है, कि नर्क में जब जाएंगे सजा कैसे मिलेगी, जो हम यहाँ कर रहे हैं गलत, तो इनके अकॉर्डिंग उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड बंद है। चित्रगुप्त हैं यमराज के साथ, वो नोट डाउन करते जा रहे हैं, आज तुमने ये पाप कर दिया, कल ये कर दिया, उन सब का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए इन्होंने ये यहाँ पे डिसाइड किया। इसके अलावा हम देखें तो और कितने एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल अग्नि पुराण का लिया। अग्नि पुराण में काफी कुछ बेटर गिवन है, एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे यही चीज ये बता रहे थे, ठीक है, कि ये किसने कब लिखने की कोशिश की और क्या कुछ इसमें श्री राम अवतार की कथा, अब ये 5वें अध्याय में अग्नि पुराण में, ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल ये बता रहा है कि यहाँ पे स्टोरीज की फॉर्म में नॉलेज यहाँ मिल रही है। और इसके अलावा हम देखें पुराणों में हिस्ट्री भी गिवन है, ठीक है, आप देखो गुप्त काल की हिस्ट्री, मौर्य काल की हिस्ट्री, वो भी गिवन है, उसको वो रिलेट कर देते हैं किसी घटना से, तो वो उसमें आ जाता है। और भी इसके अलावा बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे ये एक विष्णु पुराण में से पिक ली थी। विष्णु पुराण में क्या बता रहे हैं, इसमें इन्होंने ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ठीक है, इसकी ये कहानी हम देख रहे हैं विष्णु पुराण में। ये हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार, ठीक है, ब्रह्मा जी की लोक रचना करना, ये किस में गिवन है, ये विष्णु पुराण में गिवन है। इसके ऊपर तो सीरियल भी बने, ठीक है, अभी आजकल आ भी रहा था डीडी नेशनल पे, और या ये डीडी भारती पे, डीडी नेशनल पे आ रहा था विष्णु पुराण, नीतीश भारद्वाज जी का सीरियल। तो इसमें ये सब स्टोरी तो वही यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, कि भक्त प्रहलाद की कथा, सब वो सब भी यहाँ गिवन है। इसके अलावा हम देखें और बेसिक एग्जाम्पल इसके, तो एक एग्जाम्पल ये मत्स्य पुराण से हम देख रहे हैं। मत्स्य पुराण में ये बताया गया, इसमें इन्होंने ये कहा, देखो इधर, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो पुराणों की बात की गई है इनकी संख्या 18 है, ठीक है, लेकिन ये 18 क्या है, महापुराण है। अब मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ जो बुक में लिखा हुआ है, तो प्रूव करके दिखा रहा हूँ ये चीज है यहाँ पुराण में। कोई कहेगा पेज भी बता दे तो कौन से पेज नंबर पे किस पुराण में लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा महापुराण कितने, 18। इसके बाद आए थे उप पुराण, ठीक है, और उसके बाद आए थे लघु पुराण। तो इन्होंने कहा वास्तव में पुराण शब्द, ठीक है, ये धार्मिक, ये कथा ग्रंथों के लिए काम आने वाला, और आधुनिक में किसी लेखक ने इसे, ये सब इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये इस पुराण के स्टार्टिंग में गिवन था, ठीक है, जिसमें से मैंने टेक्स्ट लिया। तो ये चीज यहाँ ऐसा नहीं है कि एज इट इज लिख दी, ये हम देख भी रहे हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आपके उनमें डाउट हो गए पुराण लिखे किसने, ठीक है, तो उसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, अभी तक हमने रामायण का एग्जाम्पल देखा था, वाल्मीकि जी तक वो स्टोरी कैसे पहुंची। अब ये एक एग्जाम्पल मत्स्य पुराण को हम देख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं पुराणों में कितनी सारी और चीजें गिवन है,
ठीक है, राजक्रम, शासन व्यवस्था यानी पॉलिटी भी आ गई है, गृह निर्माण, मूर्ति कला, शांति विधान, शकुन शास्त्र आदि जीवन उपयोगी विषयों पर भी यहाँ विशद रूप में जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो इन्होंने ये सब भी बताया कि इसमें ये भी मेंशन है। और इसके अलावा हम देखें कि और क्या चीजें हैं, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये लिखा कैसे गया, वही वाला पॉइंट हम देख रहे हैं। तो इसमें इन्होंने ये भी बताया, देखो इधर, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ अगेन ये भी एग्जाम्पल मत्स्य पुराण से इन्होंने कहा कि पुराणों में जैसे नारद पुराण है, गरुड़ पुराण है, अग्नि पुराण है, विष्णु पुराण है, और इसके बहुत एग्जाम्पल हैं। और इसमें इन पुराणों में ये 6 तरह की, ठीक है, शिक्षा ये भी आगे आएगी, शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, शास्त्र का जैसे विस्तृत, ठीक है, इनका वर्णन मिल रहा है। और ये भी हम देख रहे हैं गरुड़ पुराण में। और इसके अलावा आयुर्वेद ग्रंथ भी, ठीक है, उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। तो ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे मिले, ठीक है, इसको भी हमने देख लिया। और ये इन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं। और हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, कि ये सब स्टार्टिंग कैसे और किस वे से। एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं, जैसे हमने अग्नि पुराण का देखा और ये मत्स्य पुराण का हमने एग्जाम्पल देखा, उस वजह से हम ये भी समझ सकते हैं। यहीं पे हम एक चीज और देखते हैं, ठीक है, ये गरुड़ पुराण के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है, इस चीज को भी हमने अभी समझा था। सो एक हम ये देखेंगे, सबसे पहले व्यास देव जी महाराज, ठीक है, ये मैं आपको बता ही देता हूँ, व्यास देव जी महाराज, इनके बारे में बताया जाता है, इन्होंने लिखे वेद, ठीक है, वेद के रचयिता आप कह सकते हो। इन्होंने वेदों को लिखा। वेद तो क्या थे, इनके बारे में कहते हैं ये गॉड की खुद की, ठीक है, स्पीच थी, उनके वर्ड्स थे ब्रह्मा जी के। तो इन्होंने एक्नॉलेज किया और इन्होंने उस नॉलेज को ये सबसे पहले अपने शिष्यों को याद करवाया, बाद में रिटर्न में भी किया। तो इन्होंने वेद लिखे। अब व्यास देव जी महाराज की हम बात कर रहे हैं, तो जब इन्होंने लिख दिए, इनका नाम हो गया वेद व्यास, इसलिए ये वेद व्यास कहलाए, ठीक है, वेद इन्होंने लिखे। अब इन्हीं की मैं बात करूं, तो ये व्यास देव जी महाराज, ठीक है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने आगे जाके पुराणों की रचना भी की, ठीक है, व्यास देव जी महाराज, इन्होंने आगे पुराण भी लिखे, ठीक है, अलग अलग इन्होंने पुराण लिखे समझाने के लिए। व्यास देव जी महाराज इन्होंने फिर जब वेद व्यास इनका नाम हो चुका था, इन्होंने पुराण भी लिखे, ठीक है। अब पुराण लिखे, फिर पुराण लिखने के बाद भी इन्हें लगा कि इस नॉलेज को समराइज करना चाहिए, तो इन्होंने अपने शिष्यों से कह के और बाद में क्या लिखवाए, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद लिखवाए। तो ये समरी इन्होंने पहली समरी करने की कोशिश की थी, फर्स्ट समरी हम देख सकते हैं, ठीक है, वैदिक नॉलेज की। तो ये यहाँ पे आई, ठीक है, वैदिक नॉलेज की फर्स्ट समरी। और ये अलग अलग पुराणों, ये उपनिषदों में लिखी गई, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कह दिया। वेदों की नॉलेज का अंत हो रहे हैं यहाँ, वेदांत। उस टाइम यही सोचा था ये फाइनल होगा, लेकिन फिर बाद में इसको भी, इनको भी समराइज कर दिया। और इनको समराइज कैसे किया, इनको समराइज किया किसमें, भागवत गीता, ठीक है, इसके लिए हम देख रहे हैं भागवत गीता। तो ये लास्ट फाइनल समरी बनी, ठीक है, सब नॉलेज की। सो ये हम देख रहे हैं भागवत गीता। सो इस वजह से हमने समझा हर तरह की नॉलेज, भागवत गीता ने क्या किया, इसी नॉलेज को, जो नॉलेज अब तक सब जगह लिखी हुई थी, उसे अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई करने का वे बताया, ठीक है, अप्लाई करने का वे बताया, रास्ता दिखाया। वो नॉलेज वही रहेगी, एग्जाम्पल भी चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ, लेकिन नॉलेज को अप्लाई करने का जो वे बताया वो आज भी प्रैक्टिकल है। कितने सारे, एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे, उससे आपको ध्यान भी आ जाएगा कि ये मतलब इतनी अच्छी नॉलेज कैसे हो सकती है। आप खुद सोचो, बहुत ही बेस्ट इसे कहेंगे। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम उपनिषदों का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो उपनिषद का एक बेस्ट एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो, ईसो उपनिषद, ठीक है, ईसा उपनिषद, इसको मैंने खुद ने भी स्टडी किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे पास भी है ईसा उपनिषद, इसको मैंने खुद परचेज किया था और खुद स्टडी किया था, और भागवत गीता को भी, ठीक है, लास्ट ईयर ये परचेज किया था, क्योंकि मैं जानना चाहता था ये होता क्या है इनमें, इनमें है क्या, ठीक है। और उस टाइम भागवत गीता भी मैंने परचेज की थी, ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ये हिसार में उस टाइम गीता महोत्सव था, तब इसको परचेज किया था, ठीक है, ये इस्कॉन के उससे, जहाँ से ये भगवत गीता एज इट इज, और इसके अलावा ईसो उपनिषद भी,
इसमें भी मैंने देखा कि क्या ये सब जो बोलते हैं, क्या ये चीज इसमें लिखी हुई है, ये नॉलेज है। सो ये श्रीमद् भागवत गीता की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये सब नॉलेज भी मिलेगी। और इसके अलावा हम देखें, ठीक है, एक एग्जांपल और हम देख रहे हैं, ये भागवत गीता की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भागवत गीता एज इट इज, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें भी काफी कुछ आप देखोगे, मतलब आज के टाइम की हर तरह की नॉलेज को भी आप अप्लाई कर पाओगे, वो भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। एक एग्जांपल मुझे बहुत इसमें अच्छा लगा, इन्होंने काफी अच्छे ढंग से बताया भी, ठीक है, कैसे। अब आप इसमें देख रहे हो एक रथ है, ठीक है, और रथ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन इधर और इधर कृष्ण भगवान जी और ये घोड़े। सो इन्होंने एक बहुत अच्छे ढंग से समझाया, आज के टाइम में भी कितना प्रैक्टिकल है, ये इसका एग्जाम्पल है। इन्होंने रथ के बारे में क्या कहा था, इन्होंने ये कह दिया जो रथ है ना, ठीक है, ये तो क्या हो गया, इसके बारे में इन्होंने कहा ये तो एक ह्यूमन की बॉडी होती है, ठीक है, ये तो शरीर हो गया ह्यूमन का। और जो रथ की हम बात कर रहे हैं, इसमें सेकंड एग्जांपल इन्होंने ये लिया था कि जो बुद्धि होती है, ठीक है, माइंड जो होता है वो होता है इसका चालक, ठीक है। हम बुद्धि की बात करें, जो शरीर में बुद्धि जो होती है, ठीक है, वो इस रथ का क्या होता है, वो चालक होता है। यानी कहाँ पे जाएगा शरीर, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है, ये डिसाइड करेगा इंसान का, ठीक है, दिमाग, कि उसे कहाँ पे जाना है, किधर आज जाना है, क्या काम करना है, ये उसकी बुद्धि डिसाइड करेगी, तो ये रथ का चालक हो जाएगा। और तीसरा इन्होंने ये कहा कि लेकिन अल्टीमेटली पहुंचेगा कैसे, उसकी बुद्धि ने तो कह दिया कि आज ना तुम्हें ये पेपर देने जाना चाहिए, ठीक है, एक स्टूडेंट का पेपर है। अब वो पेपर देने जाए या ना जाए, कौन डिसाइड करेगा, तो ये उस इंसान का मन डिसाइड करता है, ठीक है, मन डिसाइड करता है। सो मन को इन्होंने क्या कह दिया, मन को इन्होंने कह दिया ये घोड़े की जो लगाम है ना, ये मन है, ठीक है, ये घोड़े आपको कहाँ लेके जाएं, तो ये घोड़े की लगाम है ये मन, ठीक है, मन डिसाइड करेगा अल्टीमेटली कि आपने जाना है। अब आप जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, लास्ट किस पे डिपेंड करेगा, घोड़ों पे डिपेंड करेगा। तो ये घोड़े क्या हैं, इन घोड़ों को उन्होंने कहा ये माया है, ये इंद्रिय है। हो सकता है आपका मन लास्ट टाइम में डेविएट हो गया, ठीक है, आप इस माया में फंस गए, किसी ने कह दिया कोई फायदा नहीं है, पेपर नहीं होगा ना जाओ, ठीक है, किसी ने कह दिया क्लियर नहीं होगा, किसी ने और नेगेटिव कर दिया, पता है क्या 2020 में तो होगा ही नहीं। अरे जो पेपर हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं फिर, ठीक है, कोई तो क्लियर करेगा उसे भी। तो हर तरह का नेगेटिव, आपने कहा नहीं तैयारी तो है नहीं, मैं घर पे ना, ठीक है, आज तो कोई मतलब नहीं है, घर पे मूवी देख लेता, कुछ वो नहीं, मैं नहीं कर सकता, आपने खुद को नेगेटिव कर लिया। आपके मन ने समझाया था, बुद्धि ने, पेपर देने जाना है लेकिन नहीं गए। तो ये सब एग्जाम्पल बना, तो कितना प्रैक्टिकल है ये, इसको आज मैंने अभी आपके एग्जाम के उसके ऊपर लगा दिया। तो ये हमेशा प्रैक्टिकल रहेगी ये नॉलेज जो भगवत गीता में गिवन है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल ही ऐसे लिए। इन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया, सन का लिया, कोई ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल नहीं, उसका नहीं, कल को एलईडी भी आ जाएगा, कुछ भी। तो ये सब कुछ चेंज होता है। तो ये नॉलेज अभी भी हम देख रहे हैं कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी यूजफुल है। और इसमें हम लास्ट हम देखें यहाँ से रिलेटेड, अब कितने सारे तरीके हैं इसको पहुंचाने के। जैसे महाकाव्य हम कौन से देख रहे थे, महाकाव्य के हमने एग्जाम्पल देखे रामायण और महाभारत, ठीक है, सबसे पुराना जो एग्जाम्पल हम देखेंगे महाकाव्य से रिलेटेड। और सबसे पुरानी जो रिलीजियस बुक को पब्लिश करने की ऑर्गेनाइजेशन गीता प्रेस गोरखपुर, उनकी ये सब बुक्स हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये है महाकाव्य, ठीक है, ये तो जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की, ये महाकाव्य की हम बात करें, महाकाव्य कौन से हो गए, रामायण और महाभारत। अब ये समझ तो आपको आ रहा होगा, अब इस पे मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ। एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, रामायण और महाभारत के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो इसमें ये पुटअप होता है कि मुझे आपसे ये पूछना है कि मुझे ना ये चीज बताओ, कि आपसे वो एसएससी में या रेलवे में एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे इंडिया के दो महाकाव्य हैं, दो इपिक्स हैं इंडिया के, ठीक है, क्या किसी और सिविलाइजेशन के सेम ऐसे दो इपिक्स बता सकते हो, बताओ। यस, किस और सिविलाइजेशन के सेम ऐसे दो, सेम मतलब स्टोरी सेम नहीं होगी लेकिन उनके भी दो इपिक्स हैं। तो इसका एग्जांपल है ग्रीक सिविलाइजेशन, इनके भी दो इपिक्स हैं, ठीक है, इन इपिक्स के नेम है इलियाड एंड ओडिसी, ठीक है, इलियाड एंड ओडिसी, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये दो, इसका एग्जांपल हमने यहाँ भी देख लिया, ठीक है, ये भी हम देखते हुए चल रहे हैं, इलियाड एंड ओडिसी। सो ये ग्रीक के भी दो इपिक्स, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन हो इंडिया के दो इपिक्स हैं और किसके दो इपिक्स, ग्रीक के दो इपिक्स। फिर आपसे क्वेश्चन हो
रामायण में जो यूनिट, जैसे किसी बुक में यूनिट होती है, रामायण में क्या गिवन है, रामायण में किस में गिवन है, कांड की फॉर्म में, किष्किंधा कांड, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। महाभारत में किस में गिवन है, पर्व की फॉर्म में, यहाँ चैप्टर पर्व की तरह लिखे हुए हैं, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं भीष्म पर्व की हम बात करें या शांति पर्व की, हम यहाँ एग्जाम्पल देखे तो यहाँ पर्व की फॉर्म में गिवन है। सो रामायण में किसके फॉर्म में गिवन है, कांड की फॉर्म में। यहाँ महाभारत में किसके फॉर्म में गिवन है, पर्व की फॉर्म में नॉलेज गिवन है। सो ये भी हमने देख लिया कि किस वे से और कहाँ ये अप्लाई हो सकती है, इस चीज को भी आपको देखते हुए चलना है। और इसके अलावा मैं एग्जांपल हूँ, एक आपको बताया था गायत्री मंत्र कहाँ, ऋग्वेद में, इनकी बाकी डिटेल भी हम करेंगे। ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है। और इसी नॉलेज को अलग से प्रेजेंट करने का एक वे क्या, जैसे रामचरितमानस। अब रामचरितमानस को किसने लिखा था, इस हम देख रहे हैं इसको लिखा स्वामी तुलसीदास जी ने, ठीक है, तुलसीदास जी ने, ठीक है, वाराणसी में इसे लिखा था। और किसके समय में, इनके समय राजा कौन था, अकबर था, ठीक है। सो इनका राम जी के ऊपर लिखना, हम कहेंगे कि हम ये भी कह सकते हैं इनका राम जी के ऊपर लिखना थोड़ा सा और अलग होगा एज कंपेयर टू हम जब देखे वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा। सो इन्होंने भी लिखा अब राम जी के बारे में रामचरितमानस, लेकिन इन्होंने अकबर के टाइम में लिखा, 15th सेंचुरी में लिखा। सो आपसे क्वेश्चन हो कि तुलसीदास जी ने किसके टाइम में, सो ये भी हम हिस्ट्री में देखते हैं, अभी बुक से रिलेटेड हो गया, अकबर के टाइम में लिखा था, तो हमें ये भी समझ आना चाहिए। इसके अलावा और कितने एग्जाम्पल बन सकते हैं, अभी हम जब महाभारत की बात कर रहे थे, महाभारत के भी आप अलग अलग एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें भी हम ये क्वेश्चन की लिस्ट देखते हैं। यस, महाभारत की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका नेम महाभारत, ये हम हमेशा से महाभारत नहीं था नेम, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके अंदर 8800 वर्सेस थे, ठीक है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत, सबसे बड़ा महाकाव्य दुनिया का, ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य। और ये हम देख रहे हैं महाभारत। अब इसमें 8800 वर्सेस थे, 8800 वर्सेस थे, तो इस बुक का नेम पहले था जय संहिता, जय संहिता, ठीक है। बाद में हम देख रहे हैं इसमें 2400 वर्सेस और जुड़ गए, ठीक है। फिर इसका नेम पड़ गया, उस टाइम इन्होंने नेम रख दिया भारत, भारत संहिता, ठीक है। और बाद में हम देख रहे हैं इसमें वर्सेस इंक्रीज करके ले आए, ठीक है, 1 लाख वर्सेस। अब 1 लाख वर्सेस इसमें इंक्लूड हो गए, सो इसका नाम हो गया महाभारत। सो आपसे क्वेश्चन आए जय संहिता किसका पुराना नेम था, सो आप याद रखेंगे महाभारत। सो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी और क्वेश्चन दोनों के अकॉर्डिंग करवा दिया है। और इसका एक एग्जाम्पल, महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ था, ठीक है, महाभारत पर्शियन ट्रांसलेशन भी हुआ था, ये भी हम देख सकते हैं, महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन। और ये पर्शियन ट्रांसलेशन का हम एग्जाम्पल देखें, ये किसके टाइम में, ठीक है, ये किया किसने था, तो यहाँ दारा शिको, दारा शिको कौन, ये थे औरंगजेब के बड़े भाई, ठीक है, बहुत अच्छे थे। बाद में औरंगजेब ने एक लड़ाई के बाद और फिर ये पकड़े गए और इनको मरवा दिया था। इन्होंने जब इसका पर्शियन ट्रांसलेशन किया तो इसका नाम इन्होंने रखा राजमा नामा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आता है राजमा नामा किस बुक का नेम, महाभारत, जय संहिता किस बुक का नेम, महाभारत, ठीक है। सो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, अभी हम महाभारत की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अब इसमें हमने एक चीज और देखनी है, हम इसको तो देख रहे हैं महाभारत के रिगार्डिंग तो हम देखते हुए चल ही रहे हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल और इसमें देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ महाभारत के रिगार्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन पुटअप हो आपके, ठीक है, वो भी हम साइड बाय साइड देख लेते हैं। जैसे ये तो एग्जाम्पल महाभारत का हमने देखा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे, ये भी क्वेश्चन हम देखते हैं। और नॉलेज को प्रेजेंट करने के देखो कितने सारे वे होते हैं, अलग अलग रूप में हम देखते रहते हैं। जैसे हमने यहाँ ये महाभारत का एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है, हमने ये इधर एग्जाम्पल किसका देखा, यहाँ हम देख रहे हैं ये एग्जाम्पल किस चीज का, महाभारत का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें, ठीक है। इधर हमने एग्जाम्पल देखा महाभारत का कि महाभारत से कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और हम एग्जाम्पल देखें, एक इसका एग्जाम्पल हम ये इस वे से भी समझ सकते हैं,
ठीक है, कि नॉलेज को अब प्रेजेंट करने के अलग अलग वे कैसे हैं। ये एक है रोल नंबर 21। ये सीरियल किसने देखे? ठीक है, छोटे बच्चों को आते हैं, एक बार कोई ये बच्चा देख रहा था तो मुझे भी पता चल गया। इसमें क्या था, वही कहानी को आज कोई प्रेजेंट करेगा, आज के तरीके से करो तो बच्चे ज्यादा अट्रैक्टेड। इसमें जो लॉर्ड कृष्ण है, उन्हें एक स्टूडेंट दिखाया, आज के ये किसी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम टाइप ये स्कूल में जा रहा है, जहाँ पे ये लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, बिल्कुल मॉडर्न टाइम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और जो कंस हैं, उन्हें वो इनके मामा भी हैं, मैटरनल अंकल भी, ठीक है, मैटरनल अंकल हैं, और वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, स्कूल के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, इसमें ऐसा कुछ दिखाया है। तो ये भी दिखा दिया। सो हमें ये भी दिखा रहा है कि ओवरलोड जब हम देखें, उसी नॉलेज को प्रेजेंट करने का वे चेंज हो जाता है। जैसे भागवत गीता में लॉर्ड कृष्ण ये कहते हैं, मैं सब में हूँ, किसी को भी नुकसान पहुंचाओगे मुझे भी नुकसान पहुंचेगा। उसको स्टोरी फॉर्म में दिखाना है तो कह दें कि एक एक ये बच्चा है, गणेशा उसका नेम है, तो उसकी मदर पार्वती उन्हें ये कह रही हैं कि आप एक काम करो, आप किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो वो देखते होंगे मदर को चोट लगी कैसे, तो वो कहते हैं कि वो जा रहे थे, सडनली ये बिल्ली सामने आ गई और पैर स्लिप हो गया। तो वो गणेशा कहते हैं मैं बिल्ली को मारूंगा। वो कहते हैं उसे मारोगे तो मुझे भी दर्द होगा, उसे नहीं मारना। क्यों? क्योंकि वो रीजन बताते हैं कि सब में, वो उसे मारोगे तो उन्हें भी दर्द होगा, मतलब सब में गॉड है। तो इस बात को समझाने के लिए स्टोरी बना दी। अब ये बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ भी हम देखते हैं जैसे अमीश त्रिपाठी का राइटिंग स्टाइल है, वो भी आज की चीजों को पुराने उससे रिलेट करके स्टोरी बना देते हैं, तो वो दोनों के लिए यूजफुल हो जाता है। तो ये स्टोरी टेलिंग और इससे नॉलेज सिखाना ये पुराने टाइम से चल रहा है। और इस पे क्वेश्चन वगैरह ये सब भी हम देख रहे हैं, क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं कैसे। ठीक है, इसको भी हमने देख लिया। इसके अलावा कुछ एक बेसिक चीजें और हैं, इन्हें भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हुआ है बुक्स के ऊपर, ये तो अभी सिर्फ कुछ एग्जाम्पल मैंने एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर के बताए हैं, जिसमें डिटेल में मैंने अभी वेदास को नहीं बताया है कि किस वेद में क्या चीज है, ये सब अभी हमने पढ़ना है। पर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, एनी डाउट इन दिस वन? ठीक है, क्लियर है, डन।